नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और मेरे साथ आज लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, पूर्व DG DIA और पूर्व कश्मीर कोर कमांडर इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है ये बेहद एक संवेदनशील मुद्दे पर है। सेना के एक यंग ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ भुवनेश्वर में एक पुलिस थाने में, उसको लेकर पूरी सेना में जबरदस्त नाराजगी है और कहा यह जा रहा है कि बहुत कड़े शब्दों में सेना इस मुद्दे को अब भुवनेश्वर पुलिस, उड़ीसा पुलिस के साथ उठा रही है। मामला यह है कि सेना के ये युवा मेजर इन्फेंट्री के एक युवा कप्तान वो अपनी मंगेतर के साथ से मिलने भुवनेश्वर पहुंचे थे और देर रात जब वो और उनकी मंगेतर, जो खुद भी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी है, जब वो जा रहे थे तो कुछ गुंडों ने उनको छेड़ने का प्रयास किया और जब वो थाने पहुंचे इसकी शिकायत लगाने, तो आरोप यह है कि पुलिस ने न केवल सेना के इस अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से कारागार में बंद कर दिया, पुलिस लॉकअप में बंद कर दिया, उनकी मंगेतर के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। जनरल ढिल्लन, कई मायनों में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसको लेकर सेना में इतनी नाराजगी क्यों है? धन्यवाद गौरव, और आपको और आपके तमाम दर्शकों को गुड इवनिंग। ये जो इंसिडेंट है ये एक बहुत ही गंभीर, जैसे आपने बताया, एक बहुत गंभीर दुर्घटना है, क्योंकि एक सेना का सर्विंग ऑफिसर जो अभी भी सेना में सेवा कर रहा है, वो अपनी एक मंगेतर के साथ, जो लड़की खुद एक रिटायर्ड फौजी की बेटी है, वो शाम को बाहर घूमने निकलते हैं। कुछ गुंडे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो उन गुंडों की गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं। और ये यंग ऑफिसर, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक देश के कानून में अपनी आस्था रखने वाला अफसर, क्योंकि उसके पास वो गुंडों की गाड़ी का नंबर है, वो अपनी मंगेतर के साथ नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाता है। जब वो नजदीक के स्टेशन में जाता है, जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं कैप्टन सो एंड सो हूँ, और ये मेरी मंगेतर है और ये गाड़ी का नंबर है जिन गुंडों ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया। जब एक बार जो पुलिस के जो वहां पे सब इंस्पेक्टर, एक वुमेन सब इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पे थी, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब एक बार उस ऑफिसर की आइडेंटिटी जाहिर हो गई, जबकि उनकी पहचान मुकर्रम हो गई, उसके बाद में जब उस अफसर ने वो गाड़ी का नंबर दिया जो गुंडों का था, पुलिस का हक बनता था कि उसी टाइम अपने कंट्रोल रूम में और बाकी तमाम जगहों के ऊपर उस गाड़ी का नंबर को फ्लैश करते और जिन्होंने गुंडागर्दी की उनको अरेस्ट करते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस अफसर को अरेस्ट करके हवालात में डाल दिया गया और उस लड़की के साथ, मंगेतर के साथ, गैर कानूनी तरीके से हाथापाई हुई। और बहुत उन शब्दों को या उन विचारों, जो उन व्यवहार को मैं कैमरे के ऊपर बोल नहीं सकता जो कि मेरे को बताए गए हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार करना जबकि वो लड़की बाद में एम्स में भर्ती हुई, हॉस्पिटल में भर्ती रही, ये कहाँ का कानून है कि कोई फौजी अफसर अपनी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में अपनी मर्जी से जाता है, गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता है, लेकिन उसके साथ उसको हवालात में डाल दिया जाता है और उसकी मंगेतर के साथ, जो कि एक औरत है, रात के समय पुलिस में ऐसी मार पिटाई होती है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। अच्छा, इसी कारण से सेना के तमाम वर्गों में बहुत आक्रोश है। ये एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए भी इस तरह का व्यवहार होना जरूरी नहीं था। इस तरह का व्यवहार पुलिस स्टेशन में नहीं होना चाहिए। किसी की भी गलती है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। मारपीट का अधिकार आपके पास में नहीं है। ये एक आम सिटीजन के लिए भी लागू है और एक किसी सेना के अधिकारी के लिए भी लागू है, जो कि इस केस में है। दिस वाज यहाँ कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर, एट्रोशियस आप इसे कह रहे हैं। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं। पहली बात, ये घटना जब सेना का ये अधिकारी और उसकी मंगेतर गाड़ी में जा रहे थे, कुछ गाड़ी में गुंडों ने उनके साथ छेड़खानी की, ये तब जब उड़ीसा में और खासतौर पर भुवनेश्वर में पूरी तरह से हाई अलर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाने वाले थे, भुवनेश्वर जाने वाले थे, तो सुरक्षा उस समय कितनी कड़ी रही होगी भुवनेश्वर में, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। ऐसे मौके पर सेना का वो अधिकारी अगर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत लगाता है तो, और बताता है कि मैं सेना का कैप्टन हूं, फला फला इन्फेंट्री रेजिमेंट का हूं, फला फला बटालियन का हूं,
उसके बावजूद उसके साथ दुर्व्यवहार। आप ये मान लीजिए, अगर कोई आईपीएस अधिकारी उतनी ही सर्विस के साथ गया होता, या फिर कोई छुड़भैया नेता भी अगर गया होता, आप आईपीएस अधिकारी को भूल जाइए, आईएएस अधिकारी को भूल जाइए, कोई छुड़भैया नेता भी गया होता, तो पुलिस वालों का क्या रवैया रहा, और सेना का अधिकारी अधिकारी गया है तो पुलिस का क्या रवैया है। ये तो कई डिफिकल्ट और बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस इस समय खड़ा कर देता है पुलिस के व्यवहार के प्रति। जनरल ढिल्लों। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं राजनीति के ऊपर कमेंट ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर उसके पीछे कोई गुंडे पड़े भी हैं और जैसे वो पुलिस स्टेशन की हद में घुस जाता है, उस नॉर्मल सिटीजन को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि अभी मैं पुलिस के इलाके में हूं, अभी मेरी सुरक्षा बिल्कुल सही है, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। होना तो ये चाहिए था। आपने बात की छोटे मोटे कोई पॉलिटिशियन के बारे में, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, पुलिस का रवैया, पुलिस का काम करने का तरीका, और खास करके उस रात को उस थाने में जो पुलिस का व्यवहार था, वो निंदनीय है, वो मंजूर नहीं है। मैंने सारी उम्र बिताई है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, मैंने सारी उम्र नौकरी की है पुलिस के साथ। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, और मेरी ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिए पुलिस का बहुत बड़ा रुतबा है, मैं उनकी रिस्पेक्ट सही करता हूं। बात है। जम्मू सही कश्मीर पुलिस बात है। प्रोफेशनल पुलिस काम करती है, लेकिन जो उस रात उस पुलिस स्टेशन में भुवनेश्वर में हुआ, वो इंडियन पुलिस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए एक अच्छी, जो कहते हैं, छवि जाहिर नहीं करता, और ये देशवासियों को भरोसा नहीं दिलाता कि पुलिस फॉर यू एनी टाइम एवरीवेयर। वो जो फीलिंग है सुरक्षित नागरिक की, पुलिस को देख करके, खाकी को देख करके, आई थिंक उस दिन खाकी के उस जो रुतबा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगा है। और ये एक बहुत विचार करने वाली बात है। हिंदुस्तान में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, हर सिटीजन को अधिकार है कि वो पुलिस में जाके अपनी जो कंप्लेंट है वो दे सके। उस दिन जो हुआ, आई थिंक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, एंड करेक्टेड इन अ बिग वे। और यहाँ मैं भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस कवर कर चुका हूं पिछले 30 वर्षों में, और देश भर में, चाहे दिल्ली में कोई आतंकी घटना घटी हो, या जम्मू और कश्मीर में, या फिर अहमदाबाद गुजरात में, या बैंगलोर में, या देश के किसी भी भाग में, और पुलिस बढ़ चढ़कर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में वो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं या लोगों की मदद करने में वो काम करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ब्लैक शीप हैं पुलिस में, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो देश का कानून बताता है कि सेना के अधिकारियों के साथ, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूं यहां पर सर, सेना के अधिकारियों के साथ पुलिस किस तरह से बर्ताव करेगी, ये तो देश के कानून में लिखा हुआ है। खासतौर पर अगर वो बलात्कार और हत्या का मामला न हो, तो पुलिस कैसे बिहेव करेगी? क्या सेना के किसी अधिकारी को पुलिस ऐसे ही लॉकअप में डाल सकती है और उनको इलीगली डिटेन कर सकती है? इस हादसे से परे हटके कॉन्सेप्ट में बात करें तो कोई भी सेना का अधिकारी जिसकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, अगर किसी भी कारण से, चाहे उसकी गलती है या किसी और चीज में शामिल था, अगर वो पुलिस में आता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है, तो पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती है कि नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट को इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसे ऐसे करके आपका सेना का जवान या अधिकारी हमारी पुलिस कस्टडी में है, और उसका कारण बताया जाए। उसके बाद में जो नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट है वो अपनी एक टीम को भेजती है, और उस अधिकारी को या उस सोल्जर की कस्टडी जहां कोर्ट में जाकर के या वैसे अपने पास लेती है, और पुलिस के ठीक। साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करती है। ये तो है कानून। लेकिन उस रात जो हुआ, उस रात जी। जो हुआ, जो मेरे जानकारी है, अगले दिन तक किसी ने मिलिट्री को इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि जो इन्फॉर्मेशन गई भी है मिलिट्री की, वो भी बाद में जो लड़की थी उसने अपने फोन से बात करने की कोशिश की, इस अधिकारी का तो फोन तक छीन लिया गया था। ये एक प्रॉपर, जो वो कहते हैं, सिविल राइट है उसका, जो उसका एक हक है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उसका फोन उसके पास हो, वो अपने वकील को कॉल कर सकता है, वो अपने साथियों को कॉल कर सकता है, वो अपने घर में बता सकता है। इमेजिन कीजिए, किसी घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, वो बुरी तरह से किसी बीमारी से ग्रस्त है, बच्चा रात को घर नहीं आया, बेटी रात को घर नहीं आई, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये क्या इस देश की पुलिस इस तरह से बिहेव करेगी कि किसी के बूढ़े माँ बाप घर में चाहे मर जाएं अपने बच्चे का इंतजार करते करते, और ये उनको बताएंगे नहीं कि
कि उनका बच्चा इस वक्त पुलिस के लॉकअप में है और उसके साथ में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ मैं फौजी की बात नहीं कर रहा हूँ, फौजी अफसर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नॉर्मल नागरिक के लिए ये अधिकार पुलिस उसको ये बताए और पुलिस उसको अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने वकील को फोन करके बताने की इजाजत दे कि मैं इस वक्त इस जगह पे हूं और इस केस में हूं। लेकिन जो उस रात हुआ उसमें तमाम कानून, तमाम डेकोरम्स, तमाम एसओपीज का उल्लंघन हुआ है। और वो भी एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हो या कांस्टेबल लेवल के लोग हो पुलिस के, क्या इसमें जब वरिष्ठ पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए, जब उनको इसकी जानकारी मिली, क्या न्याय संगत फिर कार्रवाई हुई? क्योंकि मुझे बताया गया है कि अब एक सीआईडी इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, बहुत ऊंचे स्तर पर इंक्वायरी हुई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई कि आरोप यह लगा कि दुर्व्यवहार पुलिस वालों के साथ किया गया उस थाने के अंदर, चाहे ये मंगेतर रही हो या सेना के वो यंग कप्तान रहे हो। गौरव, जो भी हुआ उस रात, हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगा होता है। इस पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी जरूर होगा। अगर इस पुलिस में सीसीटीवी नहीं है तो वो एक अपने आप में एक बात है कि पुलिस में सीसीटीवी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं था, वो भी रात के समय। और जो मेरी जानकारी है कि जो महिला अधिकारी उस टाइम पे ड्यूटी पे थी, एक ड्यूटी रूम होता है, ड्यूटी ऑफिसर का रूम होता है, उसमें आप जाके रेस्ट कर सकते हो, आप अपनी नाइट ड्रेस पहन के उसमें लेट सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई फरियादी या शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में आता है या कुछ भी होता है, तो उस अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि उठ के यूनिफॉर्म पहन के फिर वो ऑफिस में आए, फिर वो दफ्तर में आए। लेकिन इस मामले में जो खबरें आ रही हैं कि वो महिला अधिकारी अपनी नाइटी में आके बाहर दफ्तर में बैठी हुई थी। ये पुलिस का, आई थिंक दिस इज नॉट द वे पुलिस शुड ऑपरेट। ये एक कोई तरीका नहीं है पुलिस का काम करने का। इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना देते। जो बहुत जरूरी बात है कि किसी भी सिटीजन का जो राइट है वो बहुत जरूरी। जैसे आपने बताया कि जब बात सीनियर ऑफिसर्स पे पहुंची, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बातचीत की और जो बाद में वार्तालाप हुआ, उसके बाद में कुछ एक कार्रवाई हुई है। वो जो 5 पुलिस के जो नुमाइंदे उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में थे, जहां आईआईसी जो बाद में सुबह पहुंचा पुलिस स्टेशन में, पूरी रात वो पुलिस स्टेशन में नहीं था, और जिस तरह से जो व्यवहार हुआ, जैसे लड़की हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, वो सब के बाद उन्होंने उनको सस्पेंड किया है। सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। सस्पेंड किया है विद टीए एंड डीए। टेरर उनको जो ड्यूटी अलाउंस है, जो उनको जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, वो सारे अलाउंसेज उनको मिलते रहेंगे। लेकिन सिर्फ सस्पेंड करके अटैच करना इज अ फर्स्ट स्टेप। इसकी मैं, जिसको हम कहते हैं, आई वेलकम दिस और एवरीवन वेलकम्स इट, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, बट दिस इज नॉट द डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस तब डिलीवर होगा जब जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके इन तमाम पुलिस कर्मचारियों के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की है, एक चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद में कोर्ट देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। दिस इज व्हाट इज विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक इन द पुलिस। एक आम नागरिक का जो कॉन्फिडेंस अभी शैटर हो गया पुलिस में, इस हरकत के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में, वो तब वापस आएगा अगर पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एंड बिल्कुल तेजी के साथ कोर्ट में केस दाखिल करे। तब जाकर के देश का निवासी या देश का नागरिक ये सोचेगा कि मेरी देश की पुलिस मेरे लिए है और मैं इस देश में हिफाजत से रह सकता हूं, और पुलिस स्टेशन के अंदर जब जाऊंगा तो मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। दिस इज व्हाट विल सेट द रिकॉर्ड स्टेट। पिछले 30 सालों से जो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कवर कर रहा हूं और कारगिल की लड़ाई के बाद से जो मैं आर्म्ड फोर्सेस को कवर कर रहा हूं, एक चीज मैंने देखी है, हमारी जो सेनाएं हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, सरहदों पर अपने परिवारों को छोड़कर देश की सरहदों की रक्षा करती। और ये मेरा प्रश्न देशवासियों से है कि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके परिवारों की रक्षा करने की होनी चाहिए, उनके परिवारों की देखभाल की होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न यहां ये उठता है जनरल साहब कि अगर सेना के अधिकारियों के परिवार भी सुरक्षित नहीं है, अगर सेना के अधिकारी देश के अंदर सुरक्षित नहीं, अगर सेना के लोग देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो वो सरहदों की रक्षा और वो सरहदें सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये तो बड़ा प्रश्न है जो उड़ीसा पुलिस और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए कि जो थाने के अंदर उस दिन हुआ, क्या कैसे कोई सेना के अधिकारी को पीट सकता है? क्या ये जायज प्रश्न बनता है? गौरव, बिल्कुल
मैंने, जैसे आपको मालूम है, मैंने ज्यादातर जिंदगी अपनी सरहदों पे या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में अपने परिवार से परे बिताई है। और हर वक्त ये फीलिंग बिल्कुल क्लियर होती थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन उसका हिफाजत करेगी। और ये भी फीलिंग थी कि मैं सरहद पे हूँ, मेरी अपनी, लाइक जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे बेटी पैदा हुई 3 दिन तक पता नहीं चला, 18 दिन के बाद अपनी वाइफ से मेरी बात होती है, और उसके बाद 2.5 महीने के बाद में मैं घर जाता हूँ। ये हर एक सोल्जर की कहानी है। जब आप अपने परिवार से महीने महीने बात नहीं कर पाते क्योंकि आप जी। ऐसी जगह पे हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये एक फीलिंग रहती है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, जो वहां की पुलिस है, जो वहां की मिलिट्री यूनिट्स हैं, जो आसपास के हमारे रिश्तेदार भाई बहन है, वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट के बाद में जो जवान बॉर्डर पे खड़ा है, जो सवाल आपने किया, मैं जानता हूं इंडियन आर्मी का मोराल हमेशा हाई था, हाई है और हाई रहेगा। ऐसे इंसिडेंट्स हमारे मोराल के ऊपर असर नहीं डालते, लेकिन सवाल जरूर खड़ा करते हैं। क्या वो जवान एक बार तो ये सोचेगा कि क्या मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है जब मैं वहां पर नहीं हूं? और ये जो फीलिंग है, हम पूरे देशवासियों को, पूरे देश को, सरकारों को, स्टेट हो, गवर्नमेंट्स को, पुलिस को, आर्मी को मिल करके हमें अपने फौजी जवानों को ये फीलिंग देनी है कि आप अपनी ड्यूटी डट के कीजिए, हाई मोराल के साथ कीजिए, आपकी परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और ये लेकिन ये तब एक हो। ऐसा और, आइसोलेटेड आइसोलेटेड और, इंसिडेंट नहीं है और, जनरल साहब। मैं आपसे इसलिए और पूछना चाहता हूं क्योंकि हाल के महीनों में और हाल के हफ्तों में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और अलग अलग राज्यों में हुई हैं। आप राजस्थान का उदाहरण ले, और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिससे बहुत से लोग सेना में भी जाते हैं, सुरक्षा बलों में भी जाते हैं, वर्दी पहनते हैं। वहां पर इंसिडेंट एक हुआ है, मध्य प्रदेश में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, और राज्यों में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए कि सैनिक पिट गए, सैनिक के परिवारों के साथ दुर्व्यवहार अलग अलग राज्यों में अगर उस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहां हमारा समाज सेना के प्रति जो सम्मान था वो कहां कम हो रहा है और क्यों, और इसकी इसकी जड़ कहां है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं अभी भी बिलीव करता हूं, मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी हूं। मैं बिलीव करता हूं कि ये इंसिडेंट्स स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं। ये जो इंसिडेंट्स हैं हमारे समाज की या हमारी पुलिस की मानसिकता को जाहिर नहीं करते। ये इंसिडेंट वन ऑफ इंसिडेंट्स है। हमारा समाज, हमारी जो सिटीजनरी है, जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारी तमाम स्टेट्स की पुलिस हैं, अभी भी उनके दिल में बहुत ज्यादा सम्मान है एक फौजी के लिए और उसकी ड्यूटी के लिए। हैविंग सेड दैट, द इंसिडेंट्स विच यू हैव नरेटेड, जिन इंसिडेंट्स का आपने नाम लिया, जिन घटनाओं का आपने नाम लिया, वो एक चंद घटनाएं हैं जो उभर कर आई हैं और मीडिया में उछाली गई हैं, जो मीडिया में दिखाई दी गई हैं। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। और सेना का जवान आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे इज्जत दीजिए, थोड़ी बहुत कीजिए, नहीं कीजिए, वो उतना ही आपसे प्यार मांगता है जितना आप अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बेटे को करते हैं। लेकिन जो उसकी कमिटमेंट है, जितना उसका जो बलिदान है देश के लिए, जैसे वो अपने परिवारों से दूर रहता है, कम से कम इतनी तो उसको फीलिंग दीजिए कि उसका परिवार सुरक्षित है। और वो कुछ नहीं कह रहा कि मुझे देश के कानून से बढ़कर कुछ दीजिए, सिर्फ देश के कानून के अंदर रहते हुए जितना देश का कानून इजाजत देता है किसी भी सिटीजन को सुरक्षा का, उतनी ही सुरक्षा मांगता है फौजी, और फौजी अपने परिवार के लिए। और ये तो हमारा एक हक है ना, ये तो राइट है फौजी का। और ये स्टेट को, मैं जब स्टेट बोलता हूँ तो मैं एक प्रशासन की बात कर रहा हूँ, स्टेट को ये उसकी सुरक्षा करना, उसके परिवार की सुरक्षा करना स्टेट की जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी उस रात भुवनेश्वर के थाने में बिल्कुल चीर चीर कर दी गई। दिस इज व्हाट हर्ट्स। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो विश्वास नहीं हुआ। मतलब भुवनेश्वर के प्रति, जगन्नाथपुरी के प्रति, उड़ीसा के प्रति मन में ऑटोमेटिकली बहुत सम्मान आता है। भगवान जगन्नाथ की नगरी है, और भगवान जगन्नाथ की नगरी में वो पुलिस जो आमतौर पर इतना पोलाइट रहती है। मैं कई बार उड़ीसा जा चुका हूँ, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है उड़ीसा में। वहां पर इस तरह की घटना घटी, क्या आप ये मानेंगे कि एक चंद उस थाने के लोगों की गलती है, जितने भी लोग उस समय उस थाने में थे, या आप मानेंगे कि ये एक समस्या और बड़ी है, और इसमें एक विस्तृत आपकी आपकी उड़ीसा के प्रशासन से, उड़ीसा के कानून व्यवस्था से, एज अ फौजी, एज अ वेटरन, आपकी क्या मांग है इस समय?
देखिए, हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अपने देश के हर एक जगह का सम्मान करते हैं, खास करके जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनका सम्मान और भी ज्यादा है। और जो उड़ीसा में जो ये घटना घटी, जैसे आपने बोला, भगवान श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है वहां पे, मैं खुद गया हूँ वहां पे, मत्था टेका है। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सम्मान की कोई कमी नहीं है। और जो बात अभी आपने की कि क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट था, यस, मैं ये बात मानना चाहूंगा या सोचना चाहूंगा या एक्सेप्ट करना चाहूंगा, और आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ये एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। देश की पुलिस फौजियों के लिए बहुत सम्मान रखती है। उड़ीसा पुलिस भी, सीनियर अधिकारियों से मेरी भी बातचीत हुई है, बहुत जी सम्मान करती है फौजियों का, और हर कोई करता है। हर सिटीजन का सम्मान होना चाहिए। मैं तो एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। लेकिन ये जो उस रात उस थाने के अधिकारी, वो जो थे, जो उन्होंने कानून की जो धज्जियां उड़ाई, वो एक चर्चा का विषय है, और एक गंभीर विषय है। और वो तब तक फीलिंग, ये जो आपने बोला कि क्या ये फीलिंग ऑल अक्रॉस है, ये फीलिंग ऑल अक्रॉस जा सकती है, हो सकती है कल परसों अगले 10 दिन में, अगर उड़ीसा पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले और उड़ीसा पुलिस जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में केस दर्ज ना करे, तब ये फीलिंग जो जिसका आपने जिक्र किया, वो फीलिंग तब सच्चाई में बदल सकती है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, इसको वन ऑफ इंसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, एफआईआर को कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाए, ताकि जो धब्बा लगा है, जो अपना विश्वास एक थोड़ा डगमगाया है पुलिस के खिलाफ, वो विश्वास दोबारा वापस आए। इसके जिम्मेवारी अभी उड़ीसा पुलिस के सीनियर अधिकारियों के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो इस विश्वास को वापस कायम करते हैं। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, नहीं तो फौजी जो सर्कल्स हैं उनमें बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है फौजी, और ये क्योंकि इसी इसी प्रश्न पर मैं आ रहा था जनरल साहब, फौजी क्योंकि हमारे परिवारजन भी डिसिप्लिन में रहते हैं, हमारे जी वेटरन्स भी डिसिप्लिन रहते हैं, और इसलिए उस डिसिप्लिन को किसी तरह से आहत ना होना दिया जाए। जिम्मेवारी उड़ीसा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पे है, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं, द बॉल इज इन द उड़ीसा पुलिस कोर्ट नाउ। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और, अगर सेना के लोग अपने ही परिवारों की रक्षा, अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? एक प्रश्न क्या यहाँ पर सेना के आला अधिकारियों पर भी उठता है, चाहे वो उड़ीसा में हो या अलग अलग राज्यों में, जहां इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी जवान के साथ दुर्व्यवहार हुआ या जवानों के परिवारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। वहां पर जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स है, जो लोकल फौज का फॉर्मेशन है सबसे पास, क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑल द वे अप चेन, इतनी चाहे वो डिव कमांडर्स हो, एरिया कमांडर्स हो, कोर कमांडर्स हो, आर्मी कमांडर्स हो, कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि सेना और सेना के परिवारों का सम्मान हो, या इस तरह से अपमान तो ना हो? मतलब ये तो विश्वास नहीं होता कि जिस सेना को, जो सेना अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देती है निसंकोच। और मैंने ये कारगिल की लड़ाई में अपनी आंखों से देखा है, मैंने काउंटर टेरर ऑपरेशंस में अपनी आंखों से देखा है कि अपने जवानों को बचाने के लिए ऑफिसर्स और ये सब यंग ऑफिसर्स पहले ऑपरेशन में चले जाते हैं। इतनी जगह मैंने देखा है, और उनके साथ और उनके परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है, विश्वास नहीं होता। कैसे सेना ये मैसेज दे सकती है, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल? बिल्कुल सही बात की आपने गौरव। सेना हमेशा अपने जवानों के साथ, अपने परिवारों के साथ खड़ी रहती है, उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ करती है। इस केस में भी, क्योंकि पुलिस की जिम्मेवारी थी कि सेना को पहले इन्फॉर्म किया जाता कि आपका ऑफिसर और ऐसे एक लड़की हमारी कस्टडी में है। जो पुलिस करने में फेल हुई, पुलिस ने वो इन्फॉर्मेशन आर्मी के नियरेस्ट यूनिट को या नजदीकी जो भी यूनिट थी उसको नहीं दी, ये पुलिस की गलती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, जैसे तैसे लड़की ने कोशिश की या अपने मोबाइल से बात की, पुलिस आर्मी एकदम से एक्शन में आई। मैं जानता हूं, मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ में बातचीत हुई है, आर्मी कमांडर के साथ में बातचीत हुई है, एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत साहब खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी आला अधिकारियों के साथ में उन्होंने मीटिंग की है। एयर डिफेंस का कॉलेज है वहां पे उड़ीसा में, वहां के कमांडेंट साहब, फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल है, वो भी वहां पर है। तो सेना ने बिल्कुल इसका संज्ञान लिया और एकदम से अपने
तमाम सीनियर ऑफिसर्स को वहां भेजा, ताकि पहली बात, सेना जैसे मैंने बोला एक डिसिप्लिन फोर्स है, किसी भी हालत में हम ये नहीं चाहते थे कि कानून व्यवस्था खराब हो। कानून व्यवस्था ना खराब हो, उसके लिए सीनियर ऑफिसर का ग्राउंड पे पहुंचना बहुत जरूरी था। और दो लेफ्टिनेंट जनरल्स वहां पहुंचे हैं, और आर्मी कमांडर खुद इसको मॉनिटर कर रहा है, चीफ साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर अगर पुलिस ने उस रात को सही वक्त पे नियरेस्ट आर्मी यूनिट को बता दिया होता कि आपका ये ऑफिसर और एक लड़की हमारे पुलिस स्टेशन में है, तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती। शायद 1 घंटे में, आधे घंटे में आर्मी की वहां पर पहुंच जाती क्यूआरटी और सारी बात सुलटा ली जाती, जहां उसका मसला निकला था। लेकिन पुलिस ने ना तो इन्फॉर्म किया, वो कानून के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद जो मारपीट हुई, जिससे लड़की घायल हुई, जिससे लड़की एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुई, और ऑफिसर को, जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूं, उसको आप हवालात में डाल दिया है। 10 से 12, 14 घंटे जो डिटेल्स एग्जैक्टली कैन बी फाउंड आउट, वो उसको हवालात में रख रहे हो एक सर्विंग ऑफिसर को। अभी सोचिए, मैं कश्मीर में हूं, मेरे पास रात के 1 बजे या 2 बजे किसी पुलिस के डीआईजी की लड़की और साथ में एक पुलिस का एसपी मेरे अगर कैंप में आते हैं, तो क्या मैं उनके साथ मारपीट कर दूंगा? अगर वो मेरे को बोलते हैं कि सर हम यहाँ पर हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जहाँ कोई गुंडे हमको तंग कर रहे हैं, तो आपका आर्मी कैंप देखा, हम यहाँ पे आ गए, वो सुरक्षित महसूस करेगा वो डीआईजी की बेटी और वो एसपी, जहां उसको मार पिटाई करके हम हॉस्पिटल में डाल देंगे? ये एक मेरा सवाल है एज अ रिवर्स क्वेश्चन। अगर डीआईजी की बेटी और एक एसपी जब आर्मी कैंप में आ जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो फिर एक ब्रिगेडियर की बेटी और एक आर्मी कैप्टन जब पुलिस स्टेशन गया, तो वो सुरक्षित क्यों नहीं रहा? ये एक सवाल है जिसका उड़ीसा पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर ऑफिसर से कि जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीजिए उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो इसमें शामिल थे। जनरल साहब, आप इस विशेष चर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गलती किसी की भी हो, अगर उस महिला की गलती थी, अगर आर्मी अधिकारी की गलती थी, तो पुलिस को कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए थी। थाने के अंदर मार पिटाई, थाने के अंदर सेना के एक अफसर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, ये देश के कानून का उल्लंघन है। और निश्चित तौर पर पुलिस, राज्य और देश सभी के लिए यहां कई प्रश्न हैं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।